आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जहां विज्ञान और विश्वास की जो लकीर है वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। सोचिए, एक जाने माने ट्रेंड मनोचिकित्सक है डॉक्टर ब्रायन वीस जी। उनकी एक मरीज है कैथरीन, जो सालों से पानी के डर, घुटन और बुरे सपनों से बहुत परेशान है। और ये कोई मामूली परेशानी नहीं थी। 18 महीने तक हर तरह की पारंपरिक थेरेपी आजमा ली गई थी। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और जब सारे रास्ते बंद हो गए तो डॉक्टर ने हिप्नोसिस का सहारा लिया, जो उस समय एक बहुत बड़ा कदम माना जाता था, खास तौर पर इस तरह के केस में। बिल्कुल। आज हमारे पास डॉक्टर वीस की मशहूर किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स के कुछ हिस्से हैं और हम उस एक सेशन की पड़ताल करने वाले हैं जिसने न सिर्फ कैथरीन की बल्कि उस डॉक्टर की भी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं था। वो कि यादों में जाना वो आखिरी रास्ता होता है। 18 महीने की नाकाम कोशिशों के बाद डॉक्टर वीस एक तरह से हताश हो चुके थे। सही बात है। उन्होंने सोचा कि शायद हिप्नोसिस से कैथरीन के बचपन की कोई दबी हुई याद बाहर आ जाए जो उसकी परेशानियों की जड़ हो। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कौन सा दरवाजा खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिस हिस्से पर हम आज बात कर रहे हैं वो कहानी में बहुत आगे का है। हाँ। इस समय तक कैथरीन के कई हिप्नोसिस सेशन हो चुके हैं। हाँ, और वो लगभग ठीक हो चुकी है। थेरेपी बंद हुए 5 महीने बीत चुके हैं। उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन फिर अचानक उसे एक बहुत डरावना सपना बार बार आने लगता है। और यही सपना उसे वापस डॉक्टर वीस के पास खींच लाता है। सवाल यह है कि अगर वो ठीक हो गई थी तो ये नया सपना कहाँ से आया? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। एक एक्सपर्ट के नजरिए से, जब एक मरीज जो ठीक होने की राह पर है उसे अचानक ऐसा हिंसक सपना आने लगे, तो ये किसी गहरी अनसुलझी परत की तरफ इशारा करता है। अच्छा। उसका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो हमारी रोजमर्रा की सोच को कंट्रोल करता है, वो शांत हो चुका था। लेकिन ये सपना आ रहा था उसके अवचेतन से, सबकॉन्शियस से, जो हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव की तरह है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी हार्ड ड्राइव जहां सालों पुरानी भूली बिसरी फाइलें भी स्टोर रहती हैं। ये सपना उसी हार्ड ड्राइव से आई एक करप्टेड फाइल जैसा था। तो चलिए इस सपने की बात करते हैं। कैथरीन को सपने में क्या दिखता है? उसे दिखता है कि किसी तरह की धार्मिक बलि दी जा रही है। एक गड्ढा है जिसमें सांप भरे हुए हैं। लोगों को और उसे भी उस गड्ढे में धकेला जा रहा है। बाप रे। वो रेतीली दीवारों में अपने हाथ गड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और जहरीले सांप ठीक उसके नीचे हैं। और बस यहीं उसकी नींद टूट जाती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। और ये सपना उसे इतना परेशान कर देता है कि उसे लगता है कि इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ पर एक मनोचिकित्सक के सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, ये मानना कि ये सपना सिर्फ एक प्रतीक है, शायद ठीक होने के डर का संकेत हो, या कोई और तनाव हो जो इस रूप में बाहर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वीस पिछले अनुभवों के कारण जानते थे कि कैथरीन के मामले में चीजें इतनी सीधी नहीं हैं। उन्होंने इसे एक संकेत माना कि कोई कहानी अभी बाकी है, और यही सपना उस अंतिम और शायद सबसे गहरे हिप्नोसिस सेशन की वजह बनता है। और यहीं से मामला पूरी तरह पलट जाता है। बिल्कुल। जैसे ही सेशन शुरू होता है, कैथरीन तुरंत एक प्राचीन जीवन में पहुंच जाती है। एकदम तुरंत। वो कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है। उसे पत्थर की दीवारों के पास 2 अश्वेत आदमी दिखते हैं जो अनाज रखने के लिए पत्थर और मिट्टी का एक भंडार घर बना रहे हैं। ये डिटेल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कल्पना से बहुत अलग हैं। कैसे? कल्पना में अक्सर धुंधली तस्वीरें होती हैं, लेकिन यहाँ वो माहौल, तापमान, लोगों की त्वचा का रंग सब कुछ बता रही है। ये एक अनुभव जैसा है, किसी कहानी जैसा नहीं। अच्छा। वो आगे बताती है कि वहाँ एक देवता की मूर्ति है जिसका सिर किसी जानवर या पक्षी का है और शरीर इंसान का। वह खुद को शाही घराने का हिस्सा बताती है, जिसके काले बालों की चोटियों में नीले मोती और सोने के धागे गुंथे हुए हैं। वाह। वो कहती है कि वो वहाँ फसल के लिए होने वाले एक उत्सव में पुजारियों का अभिषेक देखने आई है। और फिर वो देखती है जानवरों की बलि। और यही वो कनेक्शन जुड़ता है। हाँ, वो देखती है कि जानवर का खून एक सांप के मुंह में बह रहा है। और ये सांपों वाला कनेक्शन बहुत जरूरी है। उसके सपने में सांपों का गड्ढा और इस प्राचीन जीवन की याद में सांप के मुंह में जाता खून। हाँ, ये एक सीधा लिंक है। इससे ये थ्योरी मजबूत होती है कि उसका डर असल में सांपों से नहीं, बल्कि उस प्राचीन हिंसक बलि की याद से जुड़ा था। तो थेरेपी अब उसके डर की असली जड़ तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, उस फाइल तक जो सबसे गहराई में दबी थी। हाँ, ये कनेक्शन तो कमाल का है।
लेकिन जैसे ही डॉक्टर वीस को लगा कि वे समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं, कहानी ने एक और भी अजीब मोड़ ले लिया है ना। बिल्कुल। जब वो ये सब बता रही होती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो चुप हो जाती है। एकदम चुप, जैसे कोई रेडियो स्टेशन बदल गया हो। उसकी आवाज, उसका लहजा, सब बदल जाता है। वो कहती है कि मास्टर्स उससे बात कर रहे हैं। ये वही आध्यात्मिक गुरु हैं जो पिछले कई सेशंस में उसके जरिए डॉक्टर वीस को संदेश देते आ रहे थे। हाँ, वही। और वो क्या कहती है? वो चेतना और संक्रमण के अलग अलग स्तरों या प्लेन्स की बात करने लगती है। एक मिनट, चेतना के अलग अलग स्तर या प्लेन्स ऑफ ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा मुश्किल है समझाना। क्या ये स्वर्ग और नरक जैसी जगहों की बात हो रही है, या ये मन की अलग अलग अवस्थाओं की तरह है? किताब के अनुसार ये जगहों से ज्यादा अवस्थाओं के बारे में है। अच्छा। जैसे पानी, भाप और बर्फ बन सकता है तो H2O ही, लेकिन उसकी अवस्था अलग है। करेक्ट। वैसे ही मास्टर्स का कहना था कि चेतना भी अलग अलग घनत्व या वाइब्रेशन में मौजूद हो सकती है। मृत्यु के बाद हम एक ऐसी ही अवस्था में चले जाते हैं जहां हम अपने पिछले जीवन का मूल्यांकन करते हैं, सीखते हैं। ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है। तो ये चेतना की एक अवस्था है। हाँ। और उनका मुख्य संदेश क्या था? संदेश बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि हम एक जीवन से दूसरे जीवन में तब तक नहीं जा सकते जब तक हम अपने सबक पूरी तरह से सीख न लें। अगर नहीं सीखते तो हमें वही पाठ, वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं। हमें हर पक्ष का अनुभव करना होता है, अमीर होने का भी, गरीब होने का भी, ताकतवर होने का भी, कमजोर होने का भी। बिल्कुल। जब तक हम हर नजरिए को समझ नहीं लेते, हमारा चक्र चलता रहता है। ये तो सुनने में किसी भी धर्म या आध्यात्मिक गुरु की बात जैसी लगती है। अपने कर्मों से सीखो, अपना चक्र पूरा करो। इसमें नया क्या था? सही बात है, संदेश शायद नया ना हो, लेकिन यहाँ फर्क है संदर्भ का। ये संदेश किसी गुरु के आश्रम में नहीं, बल्कि एक मनोचिकित्सक के क्लिनिक में हिप्नोसिस के दौरान आ रहा है। एक मरीज के दिमाग से निकल रहा है। हाँ, एक वैज्ञानिक के लिए ये संदेश के क्या होने से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये कहाँ से आ रहा है। और फिर एक मास्टर ने सीधे डॉक्टर वी से बात की। हाँ, उन्होंने कहा, हम जो तुम्हें बता रहे हैं वो अभी के लिए है। अब तुम्हें अपनी सहज बुद्धि, अपनी इंट्यूशन से सीखना होगा। एक डॉक्टर के लिए सुनना कितना अजीब होगा। उन्हें तो डेटा और सबूतों पर भरोसा करना सिखाया जाता है। वही तो। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ज्ञान का स्रोत जो उन्हें इतने महीनों से जानकारी दे रहा था, अब खुद को बंद कर रहा था। वो कह रहे थे, हमने तुम्हें ट्रेनिंग दे दी है, अब तुम्हें खुद तैरना सीखना होगा। मतलब अब बाहरी मार्गदर्शन पर निर्भरता खत्म और अपने अंदर के गाइड पर भरोसा करना होगा। मुझे लगा था कि इससे ज्यादा चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत थी। इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने तो डॉक्टर वीस की दुनिया ही हिला दी होगी। हाँ, इसके बाद कैथरीन एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि उसे एक कब्रिस्तान दिखता है जिसमें डॉक्टर वीस की कब्र का पत्थर है और उस पर नाम लिखा है नोबल। तारीख है 1668-1724। वो ये भी बताती है कि वो उस जीवन में फ्रांस या रूस में थे, लाल वर्दी पहनते थे और घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी। और उनके पास शेर के सिर वाली सोने की एक अंगूठी भी थी। सोचिए, अब तक ये सब कैथरीन के बारे में था। अचानक वो अपने डॉक्टर का अतीत बताने लगती है, ऐसी बातें जो डॉक्टर को खुद नहीं पता थी। और यही वो पल है जो इस केस को खास बनाता है। इसे मनोविज्ञान में वेरिटेबल इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब ऐसी जानकारी जिसे जानने का मरीज के पास कोई सामान्य जरिया ना हो। बिल्कुल। एक डॉक्टर के तौर पर आप ये कहकर खारिज कर सकते हैं कि मरीज कल्पना कर रहा है, लेकिन जब वो आपकी जिंदगी के बारे में ऐसी सटीक जानकारी दे जो रिसर्च करने पर सही निकले, तब आप इसे कैसे नकार सकते हैं? सही। तो क्या डॉक्टर वीस ने इस जानकारी को वेरीफाई किया? किताब में बताया गया है कि उन्होंने इस पर रिसर्च की। हालांकि किताब में रिसर्च के नतीजे का जिक्र नहीं है, लेकिन ये अनुभव डॉक्टर वीस के लिए व्यक्तिगत पुष्टि का सबसे बड़ा सबूत बन गया। एक मरीज का अपने पिछले जन्मों को याद करना एक बात है, लेकिन उसका अपने डॉक्टर के पिछले जन्म के बारे में बताना, वो भी ऐसी बातें जो उन्हें खुद नहीं पता, ये पूरी तरह से अलग बात है। ये उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं रहा। नहीं, ये उनकी अपनी हकीकत का हिस्सा बन गया। इसने उनके पूरे वैज्ञानिक नजरिए को चुनौती दे दी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? एक मरीज की सालों पुरानी चिंता और डर का इलाज होता है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि उन अनुभवों को जानकर जिन्हें वो अपने पिछले जन्मों का मानती हैं। और ये थेरेपी तब खत्म होती है जब आध्यात्मिक गुरु ये घोषणा करते हैं कि सबक मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए अब पूरे हो गए हैं। हाँ। और डॉक्टर वीस इसे उनका अंतिम सेशन मानते हैं।
इसलिए नहीं कि उन्होंने तय किया, बल्कि इसलिए कि संदेश यही था। कैथरीन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी उसके डर खत्म हो गए थे, उसकी जिंदगी में शांति आ गई थी। और डॉक्टर वीस को अपना रास्ता मिल गया था। उन्हें अब अपनी सहज बुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ना था। केस बंद हो गया था क्योंकि मिशन पूरा हो गया था। ये मामला मनोविज्ञान और चिकित्सा की पारंपरिक सीमाओं को सीधी चुनौती देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी चेतना सिर्फ इस शरीर और इस जीवन तक ही सीमित है। बिल्कुल। ये इस विचार को सामने लाता है कि हमारा वर्तमान जीवन, हमारे डर, हमारे रिश्ते, हमारी पसंद नापसंद उन अनुभवों से प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें हम सचेत रूप से याद भी नहीं रखते। ये चेतना की प्रकृति और समय की हमारी जो सीधी सरल समझ है, उस पे भी गंभीर सवाल उठाता है। ये कहता है कि शायद हम सिर्फ एक कहानी का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी किताब का हिस्सा है। और अंत में जो सवाल बचता है वो शायद सबसे बड़ा है। मास्टर्स का अंतिम संदेश एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक दिमाग वाले व्यक्ति के लिए था कि अब उसे तथ्यों और सबूतों से आगे जाकर अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना होगा। जरा सोचिए, एक डॉक्टर के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, जिसे सिखाया गया है कि वो सिर्फ उसी पर भरोसा करे जिसे साबित किया जा सके। और क्या ये हम सभी के लिए एक संकेत है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे गहरे सत्य तर्क से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आवाज से मिलते हैं?